Morning and welcome back students to standard 7th. We are in chapter number 3 data handling and we are now in exercise 3.3. बच्चों हम exercise 3.3 चैप्टर नंबर 3 से ग्राफ के बारे में कल जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें मैंने ग्राफ तैयार था और उसके ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन आंसर्स देने थे, वो समझाया था। आज इस वीडियो में ग्राफ को कैसे बनाते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। हाउ टू कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ। बार ग्राफ मैंने आपको कल बताया था और कुछ नहीं है लेकिन एक डेटा रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम है। इट इज़ अ मीडियम टू रिप्रेजेंट अ डेटा। सो यू हैव बीन वेरी मच एक्वाइंट विद दिस और आपको ये पता भी है कि ग्राफ क्या है। आपने 6th स्टैंडर्ड में ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, उसका एक ग्राफ है जिसमें आपको जो चिल्ड्रन थे 5th 6th 7th 8th 9th और 10th के बच्चे को उसके बारे में एक ग्राफ बनाना है। तो लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर अ ग्राफ ऑन गिवन डेटा टू अस। तो हमारे पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिया है। हमें सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। बार ग्राफ जब बनाना हो तो बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल ग्राफ बुक आती है उसमें ही आपको बनाना होता है। इसलिए जब भी आप ये ग्राफ बनाओ देखकर तो ग्राफ बुक में बनाना, उसको ऑर्डिनरी नोटबुक में मत बनाना। तो पहला पॉइंट है आपको बार ग्राफ बनाने का, जो आपको बार ग्राफ बुक आती है उसमें बनाना है। सेकेंडली जब आप ग्राफ बनाओ तो आपके पास इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनानी है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो आपकी x एक्सिस है। यहाँ पे मैं लिख कर देख रहा हूँ। इसके बाद आपके देखो टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली हम x एक्सिस पर ही लेते हैं। तो ये क्लास है 1 2 जैसे 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड और कितने बच्चे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो यहाँ पे दिया है। तो हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसका डेटा है, मुझे सिर्फ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए बच्चों मैं समझाता हूँ कि किस तरह से करना है। हाँ, आपकी ग्राफ बुक में आपने ग्राफ बुक देखी होगी, उसमें स्क्वायर वाला जो ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें पहले स्केल चूज़ करनी होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है ग्राफ में कि आपको एक स्केल फिक्स करने लेती होती है। जनरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो लोग स्केल तैयार देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने स्केल तैयार नहीं दी है। आपको बहुत बता ही देते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब कितना यूनिट लेना है। तो यहाँ नहीं बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्केल चूज़ की है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो एक जो आपका बार ग्राफ बुक होती है जो उसमें जो एक ये ब्लॉक होता है 1 सेंटीमीटर का वो बराबर 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन है, ये मानकर आपको चलना है। तो स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप स्केल चूज़ कर दीजिए और स्केल चूज़ करने का सबसे आसान तरीका मैंने कहा कि आपको जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर से आप स्केल चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वहाँ पे मैं 10 बच्चे लूँगा तो मैं ग्राफ आसानी से बना सकूँगा। 5 बच्चे लूँगा तो भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो बहुत लंबा होगा। तो इसलिए थोड़ा मैंने कंप्रेस करके 10 बच्चे लिए हैं। आपके पास जो डेटा होता है उससे ही आप स्केल को चूज़ कर सकते हो और स्केल इस तरह से चूज़ कीजिए ताकि आपको यहाँ पे लोकेट करना या बार बनाना आसान रहे। तो जनरली राउंड ऑफ फिगर में स्केल चूज़ करनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन से जनरली क्या इन्फॉर्मेशन इस तरह ही दी जाती है कि कभी कभी वो 10 का टेबल होता है, 5 का टेबल होता है, उसके आसपास राउंड ऑफ होता है, ऐसे स्केल होती है। इसलिए 5 10 अगर बहुत बड़े बड़े फिगर्स है 100 thousands में है तो आप 100 स्केल चूज़ कर लीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 ऐसे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। तो स्केल चूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसमें। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैंने 1 सेंटीमीटर इसलिए इसको 10 बच्चे लिए हैं, ठीक है।
अब मैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, हाँ एक ध्यान रखना कि आपके पास स्केल होनी चाहिए जब आप बार को ड्रॉ करें, ताकि वो आपका डेटा बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगे, क्योंकि जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो ही उसकी इन्फॉर्मेशन कोई किसी को समझ में आएगी, वरना इन्फॉर्मेशन का मतलब ही क्या जो इन्फॉर्मेशन समझ में ना आए। और मानो कि आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कोई एक पिक्चर जैसा कुछ दिख रहा है, और जब मैं ये डेटा हैंडलिंग का चैप्टर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे काम आता है ये समझाऊँ, तो इन लोगों को बहुत काम आता है जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो लोग को कुछ समझ में आ जाता है इसको आप समझाओ तो। इसलिए वर्क नीट एंड क्लीन करो। अब जैसे कि मुझे 5th स्टैंडर्ड में लिखा है कि 135 स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा 5th स्टैंडर्ड का यहाँ पे मैंने देखो यहाँ एक्स एक्सिस पर जो क्लास लिखा है इसमें 5th स्टैंडर्ड मेरा यहाँ पे है। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो स्केल से मैं देखो ये 130 है और ये 140 है, तो बीच में लूँगा तो वो मेरा 135 होगा ना, क्योंकि पूरा हमने 10 लिया है तो आधा 5 होगा, तो 30 + 5 35, तो 35 बच्चे 130 और 140 के बीच में एग्जैक्टली आएगा। और आपकी बार ग्रुप में एक लाइन खींची गई होती है जो बीच वाली लाइन होती है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप बार ग्राफ बुक देखेंगे तो। और बहुत सारे बच्चे को ये पता है क्योंकि आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। तो मैं स्केल से यहाँ इस तरह से लाइन लंबी सी खींचूँगा और ये बन गया बार। अब बार में आप इस अंदर आप कलरफुल डिज़ाइन डाल सकते हो, डिफरेंट कलर से आप शेड भी कर सकते हो, और शेड नहीं करना है तो कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस भी या स्लांट लाइंस खींचकर भी उसको एट्रैक्टिव बना सकते हो ताकि आपके डेटा एट्रैक्टिव लगे। ठीक है। अब सेकंड है मेरा इंफॉर्मेशन है 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं 120, तो 120 मेरा डायरेक्ट स्केल यहाँ पे आया हुआ है, तो वो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा 120, ये हो गया मेरा 120। देखो मैं ऐसे ही लाइन खींच रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपको स्केल यूज़ करना है, वो बार जो आपका 1 सेंटीमीटर का जो पूरा स्क्वायर आता है उसके ऊपर ही करना है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, सीधी लाइन लगेगी और एट्रैक्टिव लगेगा। फिर है 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में 95 बच्चे हैं, तो 95 बच्चे मेरे 90 और 100 के बीच में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, क्योंकि ये आधा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे करूँगा। फिर 8th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली 100 बच्चे हैं, तो 100 तो डायरेक्ट ही स्केल दिया हुआ है, इसलिए 8th स्टैंडर्ड में 100 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा 8th स्टैंडर्ड के नीचे। इसके बाद है 90 बच्चे 9th में, 90 भी डायरेक्ट स्केल दी गई है, और 9th में ये 90, ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और लास्ट 10th स्टैंडर्ड में आपको 80 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, यस 80 बच्चे, वो भी डायरेक्ट स्केल में ही आएगा, तो यहाँ पे वो 80 बच्चे। तो बच्चों बहुत ही आसान, और ये मेरा पूरा ग्राफ तैयार हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस भी इसमें भेजे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हैं यहाँ पे, उसमें कुछ वो ये कहना चाहते हैं हमें कि बार को देखते हुए कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दीजिए। तो पूछा है कि कौन से क्लास में मैक्सिमम बच्चे हैं और कौन से क्लास में मिनिमम बच्चे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे तो मैंने देखा 5th स्टैंडर्ड में है वो 135 है, और मिनिमम बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है वो 80 है। तो वो आंसर मैंने यहाँ लिखकर दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन आई रिपीट, 5th स्टैंडर्ड में 135 बच्चे और 10th स्टैंडर्ड में 80 बच्चे, वो तो आपके क्वेश्चन में टेबल में ही दिया है, देखकर ही आपको आंसर पता चल जाएगा, इसके कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। सेकंड में उसने रेशियो बताना है हमें, क्लास 6 और 8 के बच्चे का बीच का रेशियो बताना है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 8। तो रेशियो के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो अगर मुझे फाइंड करना है, रेशियो इज़ नथिंग बट न्यूमेरिकल कंपैरिजन है।
अगर आप कोई दो क्लास का कंपैरिजन करते हो, यहाँ क्लास साइज़ की कंपैरिजन की बात है, तो वो कंपैरिजन जब नंबर्स में होता है तो उसको रेशियो कहते हैं। उससे क्या हमें अंदाज़ा आता है कि दोनों क्लास का फ़र्क क्या है। 120 बच्चे 6 स्टैंडर्ड में है और 100 बच्चे 8 स्टैंडर्ड में है, तो मैं क्या करूँगा, 120 और यहाँ दो डॉट्स जिसको इस टू कहते हैं, 120:100, ये रेशियो को इस तरह दिखाया जाता है। और ये रेशियो को दिखाने का मतलब और कुछ नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करना है, 120 डिवाइड बाई 100, या नीचे 100 लिखो, फिर रिड्यूस करो, 0 0 2 6 2 5, तो रेशियो आया मेरा 6:5। रिड्यूस किया तो रेशियो आया 6:5। सो दिस इज़ हाउ आई हैव फाउंड आउट 6:5 रेशियोज़। तो मुझे रेशियो भी मिल गया, मुझे मैक्सिमम मिनिमम बच्चे भी मिल गए, और इस तरह से मेरा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। दूसरी चीज़ के हाँ, डाउट हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा। कल मैं आपको डबल बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एक वीडियो भेजूँगा। सुनने के लिए थैंक यू। Morning and welcome back students to standard 7th. We are in chapter number 3 data handling and we are now in exercise 3.3. बच्चों, हम exercise 3.3 chapter number 3 से ग्राफ के बारे में, कल जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें मैंने ग्राफ तैयार था और उसके ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन आंसर्स देने थे, वो समझाया था। आज इस वीडियो में ग्राफ को कैसे बनाते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ। बार ग्राफ मैंने आपको कल बताया था और कुछ नहीं है, लेकिन एक डेटा रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम है। इट इज़ अ मीडियम टू रिप्रेजेंट अ डेटा। सो यू हैव बीन वेरी मच एक्वाइंट विद दिस, और आपको ये पता भी है कि ग्राफ क्या है। आपने 6 स्टैंडर्ड में ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, उसका एक ग्राफ है जिसमें आपको जो चिल्ड्रन थे 5th 6th 7th 8th 9th और 10th के बच्चे को, उसके बारे में एक ग्राफ बनाना है। तो लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर अ ग्राफ ऑन गिवन डेटा टू अस। तो हमारे पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिया है। हमें सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। बार ग्राफ जब बनाना हो तो बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल ग्राफ बुक आती है उसमें ही आपको बनाना होता है। इसलिए जब भी आप ये ग्राफ बनाओ देखकर, तो ग्राफ बुक में बनाना, उसको ऑर्डिनरी नोटबुक में मत बनाना। तो पहला पॉइंट है आपको बार ग्राफ बनाने का, जो आपको बार ग्राफ बुक आती है उसमें बनाना है। सेकेंडली, जब आप ग्राफ बनाओ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनानी है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो आपकी एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैं लिख कर देख रहा हूँ। इसके बाद आपके देखो टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली हम एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। तो ये क्लास है 1 to जैसे 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, और कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो यहाँ पे दिया है। तो हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसका डेटा है, मुझे सिर्फ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए बच्चों, मैं समझाता हूँ कि किस तरह से करना है। हाँ, आपकी ग्राफ बुक में आपने ग्राफ बुक देखी होगी, उसमें स्क्वायर वाला जो ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें पहले स्केल चूज़ करनी होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है ग्राफ में कि आपको एक स्केल फिक्स करने लेती होती है। जनरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो लोग स्केल तैयार देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ही उसने स्केल तैयार नहीं दी है। आपको बहुत बता ही देते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब कितना यूनिट लेना है, तो यहाँ नहीं बताया है। लेकिन मैंने यहाँ पे स्केल चूज़ की है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो एक जो आपका बार ग्राफ बुक होती है, जो उसमें जो एक ये ब्लॉक होता है 1 सेंटीमीटर का,
वो बराबर 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन है, ये मानकर आपको चलना है। तो स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप स्केल चूज़ कर दीजिए, और स्केल चूज़ करने का सबसे आसान तरीका मैंने कहा कि आपको जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर से आप स्केल चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वहाँ पे मैं 10 बच्चे लूँगा तो मैं ग्राफ आसानी से बना सकूँगा, 5 बच्चे लूँगा तो भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो बहुत लंबा होगा। तो इसलिए थोड़ा मैंने कंप्रेस करके 10 बच्चे लिए हैं। आपके पास जो डेटा होता है उससे ही आप स्केल को चूज़ कर सकते हो, और स्केल इस तरह से चूज़ कीजिए ताकि आपको यहाँ पे लोकेट करना या बार बनाना आसान रहे। तो जनरली राउंड ऑफ फिगर में स्केल चूज़ करनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन से जनरली क्या इन्फॉर्मेशन इस तरह ही दी जाती है कि कभी कभी वो 10 का टेबल होता है, 5 का टेबल होता है, उसके आसपास राउंड ऑफ होता है, ऐसे ही स्केल होती है। इसलिए 5, 10, अगर बहुत बड़े बड़े फिगर्स है, 100 थाउजेंड्स में है, तो आप 100 स्केल चूज़ कर लीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 ऐसे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। तो स्केल चूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसमें। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैंने 1 सेंटीमीटर इसलिए इसको 10 बच्चे लिए हैं, ठीक है। अब मैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, हाँ एक ध्यान रखना कि आपके पास स्केल होनी चाहिए जब आप बार को ड्रॉ कर रहे हो, ताकि वो आपका डेटा बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगे, क्योंकि जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो ही उसकी इन्फॉर्मेशन कोई किसी को समझ में आएगी। वरना इन्फॉर्मेशन का मतलब ही क्या, जो इन्फॉर्मेशन समझ में ना आए। और मानो कि आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कोई एक पिक्चर जैसा कुछ दिख रहा है। और जब मैं ये डेटा हैंडलिंग का चैप्टर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे काम आता है ये समझाऊँ, तो इन लोगों को बहुत काम आता है जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो लोग को कुछ समझ में आ जाता है इसको आप समझाओ तो। इसलिए वर्क नीट एंड क्लीन करो। अब जैसे कि मुझे 5th स्टैंडर्ड में लिखा है कि 135 स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, 5th स्टैंडर्ड का यहाँ पे मैंने देखो यहाँ एक्स एक्सिस पर जो क्लास लिखा है इसमें 5th स्टैंडर्ड मेरा यहाँ पे है। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो स्केल से मैं देखो ये 130 है और ये 140 है, तो बीच में लूँगा तो वो मेरा 135 होगा ना, क्योंकि पूरा हमने 10 लिया है तो आधा 5 होगा, तो 30 + 5 35, तो 35 बच्चे 130 और 140 के बीच में एग्जैक्टली आएगा। और आपकी बार ग्रुप में एक लाइन खींची गई होती है जो बीच वाली लाइन होती है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप बार ग्राफ बुक देखेंगे तो। और बहुत सारे बच्चे को ये पता है क्योंकि आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। तो मैं स्केल से यहाँ इस तरह से लाइन लंबी सी खींचूँगा और ये बन गया बार। अब बार में आप इस अंदर आप कलरफुल डिज़ाइन डाल सकते हो, डिफरेंट कलर से आप शेड भी कर सकते हो, और शेड नहीं करना है तो कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस भी या स्लांट लाइंस खींचकर भी उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, ताकि आपके डेटा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब सेकंड है मेरा इंफॉर्मेशन है 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं 120, तो 120 मेरा डायरेक्ट स्केल यहाँ पे आया हुआ है, तो वो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा 120, ये हो गया मेरा 120। देखो मैं ऐसे ही लाइन खींच रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपको स्केल यूज़ करना है, वो बार जो आपका 1 सेंटीमीटर का जो पूरा स्क्वायर आता है उसके ऊपर ही करना है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, सीधी लाइन लगेगी और एट्रैक्टिव लगेगा। फिर है 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में 95 बच्चे हैं, तो 95 बच्चे मेरे 90 और 100 के बीच में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, क्योंकि ये आधा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे करूँगा। फिर 8th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली 100 बच्चे हैं, तो 100 तो डायरेक्ट ही स्केल दिया हुआ है, इसलिए 8th स्टैंडर्ड में 100 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा 8th स्टैंडर्ड के नीचे। इसके बाद है 90 बच्चे 9th में, 90 भी डायरेक्ट स्केल दी गई है, और 9th में ये 90, ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और लास्ट 10th स्टैंडर्ड में आपको
80 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, यस 80 बच्चे, वो भी डायरेक्ट स्केल में ही आएगा। तो यहाँ पे वो 80 बच्चे, तो बच्चों बहुत ही आसान, और ये मेरा पूरा ग्राफ तैयार हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस भी इसमें भेजे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हैं यहाँ पे, उसमें कुछ वो ये कहना चाहते हैं हमें कि बार को देखते हुए कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दीजिए। तो पूछा है कि कौन से क्लास में मैक्सिमम बच्चे हैं और कौन से क्लास में मिनिमम बच्चे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे तो मैंने देखा 5th स्टैंडर्ड में है, वो 135 है, और मिनिमम बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है, वो 80 है। तो वो आंसर मैंने यहाँ लिख कर दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन आई रिपीट, 5th स्टैंडर्ड में 135 बच्चे और 10th स्टैंडर्ड में 80 बच्चे। वो तो आपके क्वेश्चन में टेबल में ही दिया है, देखकर ही आपको आंसर पता चल जाएगा, इसके कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। सेकंड में उसने रेशियो बताना है हमें, क्लास 6 और 8 के बच्चे का बीच का रेशियो बताना है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 8। तो रेशियो के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो अगर मुझे फाइंड करना है, रेशियो इज़ नथिंग बट न्यूमेरिकल कंपैरिजन है। अगर आप कोई 2 क्लास का कंपैरिजन करते हो, यहाँ क्लास साइज़ की कंपैरिजन की बात है, तो वो कंपैरिजन जब नंबर्स में होता है तो उसको रेशियो कहते हैं। उससे क्या हमें अंदाज़ा आता है कि दोनों क्लास का फ़र्क क्या है। 120 बच्चे 6th स्टैंडर्ड में है और 100 बच्चे 8th स्टैंडर्ड में है। तो मैं क्या करूँगा, 120 और यहाँ 2 डॉट्स जिसको इस टू कहते हैं, 120:100, ये रेशियो को इस तरह दिखाया जाता है। और ये रेशियो को दिखाने का मतलब और कुछ नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 120 डिवाइड बाई 100, या नीचे 100 लिखो, फिर रिड्यूस करो, 0 0, 2 6 जा 2 5 जा। तो रेशियो आया मेरा 6:5। रिड्यूस किया तो रेशियो आया 6:5। सो दिस इज़ हाउ आई हैव फाउंड आउट 6:5 रेशियोज़। तो मुझे रेशियो भी मिल गया, मुझे मैक्सिमम मिनिमम बच्चे भी मिल गए, और इस तरह से मेरा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। दूसरी चीज़ के हाँ, डाउट हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा। कल मैं आपको डबल बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एक वीडियो भेजूँगा। सुनने के लिए थैंक यू।